रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज़। ठीक है, अभी हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, अभी हाइपोग्लाइसीमिया, एक मिनट, हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है? ठीक है, लो ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अभी इसमें क्या है, शुगर कितनी होगी, क्या वैल्यूज है, एडल्ट्स में कितना होगा, एडल्ट्स एंड चाइल्ड, ठीक है, एडल्ट्स में कितना होना चाहिए, अगर लेस देन 55, ठीक है, और बच्चों में कितना, लेस देन 45, तो उसको क्या, उसको स्टेट में आ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे ये हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में है। अभी ये होता क्यों है, एनआरई के एग्जाम में ये एमसीक्यू आया था। मोस्ट कॉमनली ये कब होता है, मोस्ट कॉमनली कब होगा, ये इंसुलिन थेरापी में होगा, इंसुलिन थेरेपी, ठीक है, और इसके अलावा सिक्रीटोगॉग्स में, सिक्रीटोगॉग्स कौन सी है, सिक्रीटोगॉग्स, ये कौन सी ड्रग्स होती है, ऐसी ड्रग्स जो कि इंसुलिन को रिलीज करती हैं, ठीक है। अभी ऐसे लोग जिसमें हम हाई डोज इंसुलिन देंगे उनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाई डोज इंसुलिन अगर देंगे उनमें हो सकता है। और ऐसे पेशेंट जो कि इंसुलिन पे है, जो कि वो खाना सही से नहीं खा रहा, ठीक है, उसकी इनएडिक्वेट फूड इनटेक है, फूड इनटेक, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, जो एक्सरसाइज क्या करते हैं, एक्सरसाइज जो करते हैं पेशेंट्स, तो एक्सरसाइज में ग्लूकोज यूज हो जाएगा तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया, तो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अभी यूएस फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शुगर जब लो होती है तो उसमें कितने टाइप के सिम्टम्स मिलते हैं, न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके आगे कितनी टाइप्स है, ये दो तरह का होता है, एक पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, पैरा सिंपैथेटिक है तो सिंपैथेटिक है, ठीक है। आप में फिर क्या होगा, पैरा सिंपैथेटिक, जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये कब होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में, और ये कब होता है, स्ट्रेस में, ठीक है। अभी आपका क्या है, ये जब एक्टिवेट होगा तो आपके क्या होगा, पसीने छूट जाते हैं। शुगर के पेशेंट में क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, इसको क्या कहते हैं मेडिकल की जबान में, डायफ्रोसिस, ठीक है। जब आपकी शुगर लो होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपको क्या होगा, भूख लगती है, पॉलीफेजिया, और आपको टिंगलिंग सेंसेशन होती है, पैरास्थीजियाज होते हैं, ये भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होने की वजह से होता है। अभी अगर आपकी शुगर होगी, सिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट होगा तो आपको क्या होगा, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये भागे भागे जाएंगे आपके दिल के पास, ठीक है।
आपकी बॉडी में कितने दिल है? एक ही दिल है ना, उसमें कौन सा रिसेप्टर है? बीटा 1। ठीक है, ये बीटा 1 पे जाता है, तो ये आपके हार्ट रेट को ज़्यादा कर लेगा, आपको अपना दिल फील होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? आपके दिल की धड़कनें आपको फील होना शुरू, जिसको पाल्पिटेशंस कहते हैं। पाल्पिटेशंस होंगी, और इसके अलावा आपको कांपना आप शुरू कर लेंगे, ट्रेमर्स क्या कहते हैं उसको। जब आपकी शुगर कम होती है तो आपको क्या होगा? शेकनेस होगी, एंग्जाइटी होगी। ठीक है, अभी आपको यहाँ तक समझ आ गई कि सिंपैथेटिक की वजह से कौन से सिम्टम्स आते हैं और उसकी वजह से कौन से सिम्टम्स आते हैं पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। अच्छा, ये आपके क्या है? न्यूरोजेनिक सिम्टम्स हो गए। ठीक है, अभी एक और सिम्टम है न्यूरोग्लाइकोपीनी पैनिक। ठीक है, इसमें मेंटल स्टेटस खराब हो जाएगा, मेंटल स्टेटस अल्टर हो जाएगा, कोमा हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले ये वाले सिम्टम्स आए फिर न्यूरोग्लाइकोपेनिक होगा, ये आए फिर ये आए, ये जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये वाले सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसमें शुगर लाजमी देखते हैं ना, लो शुगर से बेहोशी मतलब वो है ना एसोसिएटेड, यानी कि अगर कोई पेशेंट आपके पास है, आपको उसको लाजमी आपको शुगर लेवल चेक करना होता है, और स्पेशली जब वो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में होंगे तो उनको क्या होते हैं? बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट क्या है हाइपोग्लाइसीमिया का? कोई कार्बोहाइड्रेट देंगे, कोई शुगर वगैरह, ग्लूकोज, जूसेस। ठीक है, आईवी ग्लूकागोन दे सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसके अलावा आईवी डेक्सट्रोज दे सकते हैं 5%, 10%, इस तरह से ये मिलते हैं। ठीक है, अभी ये एक एमसीक्यू लिखे। अभी आपके पास एक बंदा आता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया है प्लस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले आप दोगे आईवी डेक्सट्रोज दोगे, फिर इसके बाद आपने क्या देना है? आईएम ग्लूकागोन देना है। ठीक है, कॉन्शियसनेस भी नहीं है, एक आईएम ग्लूकागोन हो गया और आईवी डेक्सट्रोज हो गया। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन लिखे आप अपनी बुक में, वाई वी अवॉइड बीटा ब्लॉकर इन डायबिटीज पेशेंट्स। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स। रीजन नंबर 1 क्या है? बीटा ब्लॉकर डायबिटिक पेशेंट में क्यों नहीं देते? बीटा ब्लॉकर दो तरह के होते हैं, एक पुराने एक नए। ठीक है, एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव और एक होते हैं सेलेक्टिव। पुराने जो बीटा ब्लॉकर है वो नॉन सेलेक्टिव है, ओल्ड वन, और न्यू वन कौन से? सेलेक्टिव है। अभी जो नॉन सेलेक्टिव है उनकी निशानदेही क्या है? उनका नाम शुरू जो होता है
M से Z तक होता है। जैसे एक नाम है प्रोप्रेनोलोल, इसके एक टेबलेट मिलती है इंड्राल के नाम से, ये नॉन सेलेक्टिव है। अभी सेलेक्टिव में कौन से आते हैं? अभी जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देंगे, ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों को इनहेबिट कर लेगा, ठीक है, इनहेबिट हो जाएगा। आपने उसमें क्या किया, प्रोप्रेनोलोल दे दिया ऐसे पेशेंट में, इसने एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों को ब्लॉक कर दिया। जब भी किसी बंदे में आप बीटा ब्लॉकर दोगे तो इसमें कौन से, अभी देखिए शुगर लो हो गई, ठीक है, आपने इसमें ये ब्लॉक कर दिया तो कौन से सिम्टम्स आपको फील नहीं होगा? पाल्पिटेशन नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? मास्क हो जाएंगे, ठीक है। सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स क्या होंगे? हालांकि उसकी शुगर लो है लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी शुगर लो है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि बीटा ब्लॉकर नहीं देना, ठीक है। ये हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स को मार कर देती है इन द डायबिटिक पेशेंट, ग्लाइसेमिक सिम्टम्स को मास्क कर देती हैं, छुपा देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डायबिटिक पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, ठीक है। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स को कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिंपैथेटिक अफेक्ट होंगे और ये इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम मास्क हो जाएंगे। अभी हमारी बॉडी में एक ही लीवर होता है ना, लीवर के कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, ठीक है। लीवर के कितने लोब है? 2 लोब। तो इसमें कौन सा रिसेप्टर है? बीटा 2 रिसेप्टर है, तो बीटा 2 भी क्या हो जाएगा? इनहेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो लीवर में होती है वो कम हो जाएगी। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगी तो ग्लूकोज कम बनेगा, तो ग्लूकोज मजीद गिर जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर हम डायबिटीज में हम क्यों नहीं देंगे? एक तो डायबिटीज हाइपोग्लाइसीमिक के सिम्टम को मास्क किया और दूसरे इसने ग्लूकोज को और कम कर दिया, ठीक है। तो क्या पता वो उसमें हम ग्लूकोज को कम करना चाह रहे हो वो इतना कम हो जाए कि वो बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें नहीं देना, उसके सिम्टम्स को मास्क नहीं करना हमने, ठीक है। हमें हर वक्त इवैल्यूएट करना होता है, उसके चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल हो डायबिटीज पेशेंट में। अभी कुशिंग सिंड्रोम पढ़ते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी आप अपने माइंड में एक बात बिठा रहे हैं, हमेशा याद रखिए जब भी कोई आपसे पूछे कि आपके बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा है, चाहे एंडोजीनस हो एक्सोजीनस हो, बस कोर्टिसोल ज़्यादा हो ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न, बाहर से आ रहा है अंदर से आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। कोर्टिसोल ज़्यादा, कुशिंग सिंड्रोम, इसके अलावा कोई बात नहीं इसमें। अच्छा, अभी कुशिंग सिंड्रोम किस किस वजह से हो सकता है? रीजंस। अब इसकी पहले जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? CRH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, ये क्या बनाएगा? ACTH, ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, ग्लैंड के पास, और क्या बनेगा? कॉर्टिसोल, ठीक है। ये जो कॉर्टिसोल होगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी जाके नेगेटिव फीडबैक देगा और हाइपोथैलेमस पे भी नेगेटिव फीडबैक देगा। जो बन गया ना तो ये भी इसको बोलेगा भाई अब मैं बन गया हूँ, और ये हाइपोथैलेमस को भी क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। अभी
इस इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक दिया, ठीक है। हाइपोथैलेमस को भी कहा कि भाई आप मैं बन गया हूँ, और एंटी पिट्यूटरी को भी। अभी जो प्री ओपियोमेलेनोकॉर्टिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो। मैंने आपको पीछे इंट्रो लेक्चर्स में बताया था, आप स्टार्टिंग के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसीटीएच बनता कैसे ना। एसीटीएच किस तरह से बनता है, जो हमारे पास प्री ओपियो मेलेनोकॉर्टिन होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक कंपाउंड होता है, ये इसको तोड़ता है एसीटीएच के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है। बाय प्रोडक्ट भी बनेगा, कौन सा एमएसएच, मेलेनो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बनता है, प्लस एसीटीएच प्लस बीटा एंडोर्फिन्स बनते हैं, बीटा एंडोर्फिन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होते हैं, ठीक है। अभी ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसमें प्री ओपियो मेलानोकॉर्टिन पिट्यूटरी में होगा, उसकी ब्रेकडाउन होगी। एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि आपको परिजात बना देगा, एक आपका एसीटीएच बनते हैं, और एक बीटा एंडोर्फिन जो कि पेन को कम करता है, ठीक है। ये किसके ब्रेकडाउन से बना, प्री ओपियो मेलानोकॉर्टिन के ब्रेकडाउन से बना, कौन, एसीटीएच, ठीक है। अभी जो एसीटीएच है ये किसके पास जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, और क्या बनेगा, कॉर्टिसोल। तो जब कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक से क्या हो जाएगा, एंटी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। अभी अभी अगर कोई बंदा है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या हो जाता है, एडिनोमा हो जाता है, एडिनोमा हो जाता है, ठीक है। इस बंदे में एसीटीएच ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। जब एसीटीएच ज्यादा बनेगा तो आपका क्या होगा, कॉर्टिसोल भी ज्यादा बनेगा। एसी डिजीज, अभी देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, एसीटीएच ज्यादा, कॉर्टिसोल ज्यादा, एसी डिजीज, एसी प्रॉब्लम एंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से एसीटीएच ज्यादा बन रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कुशिंग डिजीज कहेंगे। एसीटीएच की वजह से कोर्टिसोल ज्यादा होगा तो कुशिंग डिजीज होगा, ठीक है। और अगर एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम होगा, डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोर्टिसोल में इशू आ रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो वो क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। अगर एसीटीएच की वजह से कोर्टिसोल ज्यादा तो कुशिंग डिजीज, और एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है और कोर्टिसोल ज्यादा तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, ये आता है, कुशिंग कुशिंग सिंड्रोम क्या है, एक्सोजीनियस स्टेरॉइड्स, यानी कि जो बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहा है, एक्सोजीनियस स्टेरॉइड्स, तो उसको क्या हो सकता है, उसको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। अभी देखिए ना, एसीटीएच कॉर्टिसोल अगर आपका ज्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या हो जाएगा, एसीटीएच कम हो जाएगा, ठीक है। एसीटीएच कम हो जाएगा, एसीटीएच कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एट्रोफी हो जाएगी किसकी, एड्रिनल ग्लैंड की, एट्रोफी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि साइज क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। एक कॉमन कॉज क्या है, बाहर से स्टेरॉइड ले रहे हैं। दूसरा क्या है, एड्रिनल एड्रिनल एडिनोमा एड्रिनल एडिनोमा एड्रिनोमा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकता है, हाइपरप्लेजिया। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या हो गया, कोर्टिसोल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कोर्टिसोल बनता जा रहा है, तो एसीटीएच क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक की वजह से कम हो जाएगा, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, एसीटीएच में कम मिलेगा ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। अभी एड्रिनल ग्लैंड क्या हुआ, एसीटीएच कम, अनइन्वॉल्व्ड एड्रिनल ग्लैंड की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अभी देखो ना, एक की क्या होगी, एट्रोफी होगी, ये क्या कहते हैं, इस पे वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है ना। एक एक का हमारे पास एडिनोमा हो गया है, तो दूसरे पे वर्कलोड ज़्यादा आ जाएगा, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं एसीटीएच है ना, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। राइट वाला बिल्कुल ओके है, लेफ्ट वाला ख़राब है। ठीक है, अभी क्या है, तो क्या हुआ, कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बना, कोर्टिसोल। ठीक है, कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बना, तो क्या हुआ, कोर्टिसोल अगर बहुत ज़्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से एसीटीएच क्या हो गया, कम। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से कम, कोर्टिसोल ब्लड में ज़्यादा। ठीक है, एसीटीएच कम हुआ, इसका क्या है, इसका जो ट्यूमर बना था, राइट वाला नॉर्मल है, इसकी एट्रोफी हो जाएगी। अनइन्वॉल्व एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी हो जाएगी। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ कि देखिए ना, एड्रिनल ग्लैंड जो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, अभी लेफ्ट वाले में कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है, इसकी वजह से एसीटीएच ज़्यादा क्या है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से कम हो गया। तो हमारे पास इसके अफेक्ट में क्या होगा, जो राइट वाला था, जो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, उसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल जो था ना, नॉर्मल वाला एड्रेनल ग्लैंड था, उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तीसरा रीज़न क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा की ट्यूमर की वजह से भी क्या हो सकता है, एसीटीएच बहुत ज़्यादा बनेगा, एसीटीएच ज़्यादा बनेगा, कोर्टिसोल ज़्यादा बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम कहेंगे। देखिए ना, अभी एक और ऐसा हमारे पास क्या कहते हैं, ऐसा कुशिंग सिंड्रोम या डिजीज जिसमें कोर्टिसोल ज़्यादा हो ड्यू टू एसीटीएच के ज़्यादा होने से, उसको क्या कहते हैं, कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। तो दूसरी रीज़न, कुशिंग डिजीज़ से भी कुशिंग सिंड्रोम हो सकती है। अभी कुशिंग डिजीज़ कुशिंग सिंड्रोम में क्या फ़र्क है, डिजीज़ में एसीटीएच भी ज़्यादा होगा, लेकिन सिंड्रोम में एसीटीएच कम होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से कुशिंग क्या हो सकती है, आपको कुशिंग डिजीज हो सकती है, उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होगा। सिंड्रोम इज द क्या है, कलेक्शन ऑफ द डिजीजेज ना, उसमें एक डिजीज थोड़ी ना होगी, बहुत ज़्यादा। एक हमारे पास ये हो सकता है कि ये क्या होता है, कुशिंग डिजीज की वजह से हुआ, दूसरे बहुत से मल्टीपल रीजंस इन्वॉल्व है इसमें, एडिनोमाज हाइपरप्लेजियाज हो सकते हैं। ठीक है,
कुशिंग डिजीज़ की वजह से आपका ज़्यादा हो सकता है, थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न क्या हो सकती है? कुछ ऐसे कैंसर होते हैं, एबनॉर्मली हार्मोन्स बनाना शुरू हो जाते हैं, एक्टोपिक प्रोडक्शन। ऐसे कैंसर जिसका कोर्टिसोल के साथ कोई लेना देना नहीं है, एक्टोपिकली एबनॉर्मली एसीटीएच बनाना स्टार्ट कर लेंगे, एसीटीएच फॉर्मेशन करेगा। इसमें कौन कौन से कैंसर्स हैं? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। इसके अलावा आपका दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वो भी एक्टोपिकली आपका एसीटीएच बनाना स्टार्ट कर लेगा। और ब्रोंकियल कार्सिनॉइड्स, ये एबनॉर्मली आपका एसीटीएच बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये सारे मल्टीपल रीजंस हैं और इसकी वजह से क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा और कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, प्लास्टिक सिंड्रोम। अभी एसीटीएच बहुत ज़्यादा बन रहा है इसमें। बाईलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसमें एसीटीएच बहुत है तो दोनों एड्रिनल का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा इसमें, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा, मतलब मल्टीपल रीजंस इन्वॉल्व है कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ये बताऊंगी आपको, ठीक है। एक्टोपिक प्रोडक्शन से हो सकता है, एडिनोमास से हो सकता है, या मतलब एक्टोपिक प्रोडक्शन में लंग कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रोंकियल कार्सिनॉइड्स एंड द स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमास, और पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एंड देन बाई इसको पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसमें बाईलेटरल हाइपरप्लेजियाज हो जाते हैं। एक बंदा है बाहर से स्टेरॉइड्स लेता जा रहा है, ठीक है, एक टॉपिक से, तो बाहर से अगर कोई बंदा बाहर से स्टेरॉइड ले रहा है तो वो कुशिंग डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम है। बाहर से एक्सोजीनियस स्टेरॉइड ले रहा है तो वो कुशिंग सिंड्रोम है या कुशिंग डिजीज है, कुशिंग सिंड्रोम में आता है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम हमेशा एक्सोजीनियस कॉज की वजह से होता है। अभी किसी में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो इसका एसीटीएच ज़्यादा, तो क्या होगा, एसीटीएच ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छा, पहले एक बंदे को हुआ लंग कैंसर, ठीक है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। फिर एसीटीएच ज़्यादा हो गया, यानी कि उसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम कहेंगे, कुशिंग डिजीज, कुशिंग, इसको क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम ड्यू टू पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। इसकी वजह यानी कि कुशिंग सिंड्रोम की वजह से इसको पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की वजह से इसको कुशिंग सिंड्रोम हो गया है, ठीक है।
अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या है कुशिंग सिंड्रोम के? नंबर 1, कुशिंग, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलेगा, यूरिनरी कोर्टिसोल, कोर्टिसोल भी आपका ज़्यादा होगा, स्किन चेंजेस होंगे आपकी, ये कोर्टिसोल आपके फिब्रोब्लास्ट को कम करेगा, कोलेजन को भी क्या कर देगा, रिंकलिंग को भी कम कर देगा, यानी कि कोलेजन वगैरह को कम कर देगा, फिब्रोब्लास्ट को कम करेगा। तो जब फिब्रोब्लास्ट कम होगा तो जख्म जल्दी ठीक होंगे, लेट ठीक होंगे, डिले वुंड हीलिंग होगी, डिले वुंड हीलिंग। और कोलेजन की ब्रेकडाउन होगी, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिया। और कौन से, वायलेट पर्पल, वायलेट पर्पल कलर, ठीक है। ठीक है, ये सारे। अच्छा, स्ट्रेच मार्क्स या प्रेगनेंसी में मिलते हैं या उसमें कुशिंग में? प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, ठीक है, पिंक मोस्टली, ठीक है। कुशिंग के कितने कैसे होते हैं, वॉयलेट पर्पल कलर के, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा इसमें, फेशियल प्लेथोरा, थोरा यानी कि लाल फेस होगा उसका, लाल फेस। इसके अलावा उसकी गर्दन काली होगी, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये ड्यू टू क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी। चाहे डायबिटीज़ में आए चाहे इसमें आए, तो ऐसे बंदे को गर्दन काली होगी, ठीक है, केंटोसिस नेग्रोसिस, काली गर्दन, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, इंक्रीज कोर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, वेट गेन मिलता है, हिरसुटिज्म यानी कि फीमेल के चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, मून फेसेस होंगे, गोल मटोल चांद जैसा मुंह होगा, बफेलो हम्प, हम्प होगी, वेट गेन, एमनूरियास, एमनूरिया, ठीक है। ये सारे इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड में केमिकल होता है प्री ओपियो मेलानोकॉर्टिन, इसमें 3 चीज़ें बनानी होती है, एक एसीटीएच बनाता है, एमएसएच बनाता है, बीटा एंडोर्फिन्स बनाता है। एसीटीएच होता है ये कॉर्टिसोल को ज़्यादा करेगा, ये मेलानिन को ज़्यादा करेगा, परिजात बन जाओगे, तो ये पेन को कम करेगा, ठीक है। एसीटीएच अगर ज़्यादा बन रहा है, प्री ओपियो मेलानोकॉर्टिन कितने से एसीटीएच ज़्यादा बनेगा, प्री ओपियो मेलानोकॉर्टिन के जैसे ये ज़्यादा, एसीटीएच ज़्यादा, मेलानिन ज़्यादा, ठीक है। तो आप फाद मुस्तफ़ा बनेंगे, परिजात, परिजात बनोगे, ठीक है, काले हो जाओगे। ऐसे जितनी भी कंडीशन है जिसमें प्री ओपियो मेलानोकॉर्टिन या एसीटीएच ज़्यादा होगा, तो आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है,
MSH ज़्यादा होने की वजह से मेलानिन ज़्यादा और आप क्या हो, काले हो जाते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन किन डिजीज़ में मिलती है? हाइपर पिगमेंटेशन, नंबर 1 कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम कुशिंग डिजीज़ में भी मिलती है। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में भी मिलती है, इनसफिशिएंसी। नंबर 4 नेल्सन सिंड्रोम। नेल्सन सिंड्रोम में भी आपको मिलती है हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। इन तीनों में आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक से ACTH कम हो जाता है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो आई थिंक सो मैंने आपको कुशिंग सिंड्रोम का सारा बता दिया है। अच्छा अच्छा, डायग्नोसिस रहती है। डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी कोई पेशेंट आता है आपके पास, उसके बफेलो हम्प है, मून फेस है, ठीक है, वेट गेन हो रहा है उसका, आपको क्या शक पड़ेगा कि इसको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अभी अभी आप कहते हैं मुझे चेक करना है कि इसको कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं, आपको कंफर्म करना है, आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। एडमिट, आप सारा दिन ड्यूटी करो, शाम में उसके पास जाओ, आप क्या करोगे, ब्लड में कोर्टिसोल चेक करो। अभी आप एक्सोजीनस कोर्टिसोल ज्यादा या एंडोजीनस, आप ये रीजन ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है। आप रात जाने से पहले उसको 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन लगा लो, डेक्सामेथासोन लगा दो। फीडबैक की वजह से नॉर्मल जो बंदा होगा, नॉर्मल बंदे में ACTH क्या हो जाएगा आफ्टर 1 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथासोन। अगर नॉर्मल बंदा है, डेक्सामेथासोन आपने लगाया, कम हो जाएगा नॉर्मल बंदे में, ठीक है। अभी अगर ये पेशेंट है, आपने अगेन उसको डेक्सामेथासोन लगाया, अगली सुबह आप आए, आप अपने ACTH मेजर किया, या कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ये 2 रीजन हो सकती है ना। अभी आप वजह को ढूंढना चाह रहे हो। 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन आपने लगाया, अभी आपने ACTH अगर सप्रेस हुआ, या वो तो बंदा बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहा है एक्सोजीनियस, या एड्रिनल एडिनोमा हो सकता है उसको, नहीं, अच्छा, या उसको एडिनोमा है, या वो बाहर से स्टेरॉइड ले रहा है, या उसको एडिनोमा है, ठीक है, एडिनोमा, तो उसका ACTH क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अभी एलिवेटेड किस केस में होगा, एलिवेटेड, आपने क्या किया, अभी हाई क्यों है, आपने मजीद उसको 3 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथासोन लगाया, ठीक है।
हाई डोज लगाया आपने, या ये फिर से कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये लो रहता है तो आपको क्या कुशिंग डिजीज़ है। बहुत ज़्यादा बार से अगर आप स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाएगा, यानी कि आपको क्या कुशिंग डिजीज़ है, ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाएगा। पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से आपको कुशिंग डिजीज़ है, ठीक है। अगर आपने 3 मिलीग्राम से ज़्यादा लगाया और फिर आपके पास अगर कम हुआ ACTH, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका क्या है, देखिए ना, एलिवेटेड, अभी एलिवेटेड तो है, ठीक है, आपने एक बार लगाया, एक में कम एक में ज़्यादा, अभी एलिवेटेड में आपने फिर से लगाया 3 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन। अगर अगेन कम हुआ तो यानी कि कुशिंग डिजीज़ है, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो क्या है, कुशिंग कुशिंग सिंड्रोम है। यानी कि एक्टोपिक प्रोडक्शन है, एक्टोपिक प्रोडक्शन है, यानी कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एक्टोपिक प्रोडक्शन है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो सकता है आपको, ठीक है। अगर कुशिंग डिजीज है तो आप MRI करवा दो, MRI करवा दो, ठीक है। अभी अच्छा, अगेन मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक बंदा आपके पास आया है, मून फेस है, वेट गेन है, अभी आपको शक पड़ रहा है कि भाई इसको है कुशिंग डिजीज या सिंड्रोम, अभी आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। आपने क्या किया, डेक्सामेथासोन पहले लगाया 1 मिलीग्राम। जब आपने 1 मिलीग्राम लगाया, आप अगली सुबह आओगे, उसका ACTH चेक करोगे, अगर ACTH कम है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका क्या होगा कि यानी कि आपको ये पता चलेगा कि इसका एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स या एडिनोमास की वजह से हो सकता है, ठीक है। या अगर ज़्यादा होगा इसके, आपने अगेन इसको क्या करना है, 3 मिलीग्राम और लगा देना है अगर ज़्यादा हुआ। अगर फिर से क्या हो गया, हमारे पास क्या कहते हैं उसको, एलिवेटेड मिला, तो यानी कि कुशिंग सिंड्रोम है, यानी कि इसमें एक्टोपिक लंग सेल कार्सिनोमा हो सकता है, स्मॉल लंग सेल कार्सिनोमा होगा इसमें। और आफ्टर 3 मिलीग्राम भी आपको अगर कम मिलता है तो यानी कि इसको कुशिंग डिजीज है, पिट्यूटरी का क्या है, एडिनोमाज हो सकते हैं उसको, ठीक है। देखिए, एक पेशेंट आया, आपको शक पड़ रहा है, ठीक है, आपने इसको डायग्नोसिस करनी है, ठीक है। पहले लो डोज लगाओ डेक्सामेथासोन, अगली सुबह आपने ACTH मेजर करना है, अगली सुबह ACTH मेजर करना है। अगर चलिए, आज का टाइम यहीं पे ख़त्म हो गया है। मैं अगेन आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यहाँ पे टाइम ख़त्म हो रहा है इसका, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम बाद में पढ़ते हैं इसको। मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे क्वेश्चन कीजिए। अल्लाह हाफिज़।